सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सब एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? जी 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 मैम, सब कुछ मौज बहार चल रहा है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आज की जो क्लास है ये सीए स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मत देखिएगा, जो कि सीए इंटरमीडिएरीज वाले स्टूडेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सभी इस क्लास को करेंगे। सीए इंटरमीडिएरीज वाले बच्चों के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, ये सेक्शन उनके सिलेबस में ये वाला सेक्शन सीए फाइनल लेवल में है। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम क्या करेंगे मैम? आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 19, जो कि बेसिकली बिलोंग करता है जॉब वर्क से। किससे बिलोंग करता है? जॉब वर्क से। चलिए आ जाइए अब काम पर। जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क एक एक्टिविटी होती है जो कि जॉब वर्कर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो आप सभी जानते हो कि जो जॉब वर्कर होते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो जो एक्टिविटी जॉब वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। बेसिकली जो जॉब वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज देते हैं। जॉब वर्कर की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? जॉब वर्क की एक्टिविटी। जॉब वर्क की एक्टिविटी को जॉब वर्क की एक्टिविटी बोला जाता है, पर ये जॉब वर्क की जो एक्टिविटी है इसको सर्विस बोला जाता है। ये गुड्स नहीं होती, ये क्या होती है? ये होती है सर्विस। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम समझ आई। तो देखो होता क्या है, ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन काफ़ी बार पहले भी बताई है कि एक प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, फर्दर फर्निशिंग के लिए अनदर पर्सन के पास भेजते हैं। उन अनदर पर्सन को कहते हैं हम जॉब वर्कर। वो अनदर पर्सन प्रिंसिपल के जो गुड्स हैं उन पर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, उन पर फर्दर फिनिशिंग करते हैं, और जब वो गुड्स पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो उस वाले गुड्स को वो प्रिंसिपल के पास वापस भेज देते हैं। यही प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था। जी मैम बिल्कुल समझाया था। तो जिसका गुड्स होता है, जिसकी ऑनरशिप उस गुड्स पर होती है, उनको बोला जाता है प्रिंसिपल। और जो जॉब वर्क की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है जॉब वर्कर। और जो सर्विस देते हैं, जॉब वर्कर वाले जो सर्विस देते हैं उसको सर्विस ही बोला जाता है, उसको गुड्स नहीं बोला जाता। ठीक है जी मैम, इतनी बात हमको समझ आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनिए, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करते होंगे? जब जॉब वर्कर को गुड्स भेजते होंगे तब ये क्या करते होंगे? मान लो ये प्रिंसिपल है, मिस्टर एक्स हम इनका नाम दे देते हैं और जॉब वर्कर का नाम हम दे देते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने क्या किया? कहीं से कुछ इनपुट्स परचेज किया था और कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया था। राइट? जी मैम बिल्कुल राइट। कहीं से इनपुट्स परचेज किया, कहीं से कैपिटल गुड्स परचेज किया। मैम क्यों परचेज किया था? मान लो जो मिस्टर एक्स है उनका जो शोरूम है वो टीवी सोल्ड करने का है, टेलीविज़न बेचने का है। अब वो टेलीविज़न बनाते नहीं है तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से खरीद के ही तो बेचेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इनपुट्स में टेलीविज़न परचेज कर लिया। अब जो मिस्टर एक्स है उनको कुछ कैपिटल मशीनरी भी चाहिए थी अपने ऑफिस में, तो उन्होंने कुछ कैपिटल एसेट भी परचेज कर ली। ठीक है, जब मिस्टर एक्स ये सब गुड्स परचेज कर रहे होंगे, इनपुट्स परचेज कर रहे होंगे और कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे होंगे, तो ये परचेज पर कौन सा टैक्स दे के आ रहे होंगे? सभी मैसेज करो। तो मैम ये ना परचेज पर इनपुट टैक्स दे के आ रहे होंगे। तो जो इनका इनपुट टैक्स होता है उस पर मिस्टर एक्स को क्या मिल जाएगा? मैम मिस्टर एक्स को उस पर आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ही उस वाले गुड्स के क्या है? रियल ऑनर हैं। ठीक है, प्रिंसिपल थे, इन्होंने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। इन्होंने कैपिटल गुड्स खरीदा, इनपुट्स खरीदा। फिर इन्होंने जो भी इनपुट टैक्स भरा था उस इनपुट टैक्स का इन्होंने क्रेडिट ले लिया। लेकिन ये जो गुड्स थे इन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेज दिया।
इन्होंने इनपुट्स भी जॉब वर्कर के पास भेज दिया और इन्होंने कैपिटल गुड्स भी जॉब वर्कर के पास भेज दिया। ये जो डायग्राम है आप सभी मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। आप सबको इसको मेरे साथ साथ बनाना है, क्योंकि जब ये आप बना लोगे तो आपको पूरा सेक्शन अपने आप ही समझ आ जाएगा। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मिस्टर एक्स थे जिन्होंने बाहर से कैपिटल गुड्स परचेज किया, इनपुट्स परचेज किया, वो कैपिटल गुड्स इन्होंने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेज दिया। क्यों भेज दिया? फॉर फर्दर फिनिशिंग के लिए। जो ये टीवी परचेज करते थे, वो जो टीवी था, इन्होंने कहा इस टीवी पर हम अपना ब्रांड जो है उसको लिखवाएंगे, और जिससे ये लिखवाते थे वो थे जॉब वर्कर। सिमिलरली इनको कैपिटल गुड्स पर भी ऐसा ही कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाना था, तो इन्होंने उन वाले गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज दिया। अब क्या होगा मतलब मैम, आप सब बताइए मुझे एक क्वेश्चन कि ये जो गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास भेजे, क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं? नो मैम, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने गुड्स जस्ट मिस्टर वाई के पास भेजे हैं, उनको बेचे नहीं हैं। तो बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा? नो मैम, इस ट्रांजैक्शन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक डेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लो यहाँ पर जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को प्रिंसिपल ने ये गुड्स डिस्पैच किए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ने 1 जनवरी 2000 गुड्स को इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को डिस्पैच किए। क्यों डिस्पैच किए? फर्दर एक्टिविटी के लिए डिस्पैच किए। तो ये ट्रांजैक्शन ना तो सप्लाई है और ना ही इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात तो समझ आ गई। लेकिन अब आप सबका एक क्वेश्चन आना चाहिए मेरे से, जो कि आया, क्योंकि मैं तो आपकी इंटेंशनली जो मन की आवाज़ होती है वो सुन लेती हूँ, तो वो क्वेश्चन आ गया। उस क्वेश्चन में था कि मैम ये बताइए कि जब ये सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इनवॉइस तो नहीं बना होगा। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी इनवॉइस नहीं बना होगा। तो मैम जब ये गुड्स, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स एक व्हीकल में रख के जा रहे होंगे तो इनको तो ऑफिसर पकड़ लेंगे, कहेंगे तुम्हारे पास तो इनवॉइस ही नहीं है तो तुम गुड्स की मूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इनवॉइस चैप्टर में पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। देखती हूँ कौन से स्टूडेंट्स जल्दी से मैसेज करेंगे, फास्ट रिप्लाई करेंगे। मैम आपने एक डॉक्यूमेंट का नाम बताया था, डिलीवरी चालान। उस डॉक्यूमेंट का नाम था डिलीवरी चालान। जी हाँ, ये जो मिस्टर एक्स है ये अपने गुड्स को, देन इट मीन्स इनपुट्स को एंड कैपिटल गुड्स को अंडर अ डिलीवरी चालान मिस्टर वाई के पास भेज देंगे। ठीक है जी, अब बात समझ आई। लॉ मेकर बोलते हैं कि ये जो डिलीवरी चालान होता है ना, ये जो डिलीवरी चालान बनाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा जब गुड्स भेजे गए होंगे जॉब वर्कर को, तो इस वाले डिलीवरी चालान को प्रिंसिपल को कॉमन पोर्टल पर दिखाना होता है। जीएसटी के अंदर, जीएसटी के पोर्टल पर दिखाना होता है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है और वो फॉर्म पर्टिकुलर डेट तक आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाकर फाइल करना होता है। उस पोर्टल पर आप क्या करोगे, अपना लॉगिन करोगे, आप बताओगे कि ये वाला डिलीवरी चालान रेज किया गया है, इस दिन रेज किया गया है, इस वाले गुड्स और कैपिटल गुड्स के लिए रेज किया गया था, क्योंकि जो गुड्स और कैपिटल गुड्स थे, आई मीन जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स थे, वो प्रिंसिपल प्लेस से जॉब वर्कर के प्लेस पर भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर फर्दर फिनिशिंग भेजे गए हैं। ठीक है मैम, बात तो समझ हमको आ गई है अच्छे से। चलो अब एक केस और समझते हैं, फिर बात को बढ़ाएंगे आगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मिस्टर जेड थे जिनसे
प्रिंसिपल ने कैपिटल गुड्स खरीदा था और क्या खरीदा था, इनपुट्स खरीदा था। पहले मिस्टर ज़्वेड से इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स खरीद के मिस्टर एक्स अपनी दुकान में लाए, फिर अपनी दुकान में लाने के बाद उन्होंने जॉब वर्कर की दुकान में भेजा। क्या प्रिंसिपल ये नहीं सोच सकते, अरे कि क्यों फालतू का इतना किराया भाड़ा देना, एक काम करते हैं ना, ज़्वेड को डायरेक्टली फ़ोन लगाते हैं और ज़्वेड को बोलते हैं कि तू हमको डिलीवरी मत दे, तू डिलीवरी डायरेक्ट किसको दे दे, जॉब वर्कर को दे दे। तो क्या मिस्टर ज़्वेड डायरेक्टली डिलीवरी जॉब वर्कर को नहीं देंगे, बिल्कुल दे देंगे। नाम बताइए कौन सा मॉडल यहाँ पर लग गया, ऑलरेडी आप सबको पढ़ाया है ये मॉडल मैंने, मैम यहाँ पर लग गया बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल इसको बोला जाता है। मिस्टर ज़्वेड ने मिस्टर एक्स के बिहाफ पर मिस्टर बाय को गुड्स भेज दिया, यानी कि जो भी सेलर ऑफ द गुड्स थे उन्होंने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जॉब वर्कर के पास गुड्स भेज दिए, जिसको बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं। बस इतनी सी बात में चेंज आया है, बाकी सारी बातें अभी भी सेम है। अभी भी ये वाली जो घटना है वो सप्लाई नहीं बनेगी, अभी भी इस वाली घटना पर जीएसटी नहीं लगेगा, अभी भी ये वाली जो ट्रांजैक्शन है अंडर अ डिलीवरी चालान ही होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम बिल्कुल बात समझ आई। मैं यहाँ पर एक डेट लिख देती हूँ। मान लो जो मिस्टर ज़्वेड ने जो गुड्स डिस्पैच किया है वो डिस्पैच किया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मिस्टर ज़्वेड ने गुड्स डिस्पैच किया, लेकिन जो जॉब वर्कर है उनको जो गुड्स रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 5 जन 2020 को। इतनी बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बिल्कुल समझ आ गई कि मिस्टर ज़्वेड ने 1 जनवरी को गुड्स भेजा अपने ऑफिस से, लेकिन जो जॉब वर्कर थे वो थोड़ा दूर रहते थे तो उनके पास जो गुड्स पहुंचा है वो 5 जनवरी तक पहुंचा है। चलो इतनी बात सबको समझ आ गई हो तो बात को एक बार समराइज्ड वे में सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। समराइज्ड वे में सुनाते सुनाते कहानी को आगे बढ़ा दूंगी। एक थे सेलर ने गुड्स बेचा प्रिंसिपल को था कि अरे इस वाले गुड्स पर हम अपना ब्रांड नेम वगैरह डलवाएंगे, फर्दर प्रोसेसिंग करवाएंगे, चलो गुड्स को एकदम से भेज दो जॉब वर्कर के यहाँ। प्रिंसिपल ने गुड्स को भेजा जॉब वर्कर के यहाँ पर। तो जब प्रिंसिपल ने गुड्स को जॉब वर्कर के यहाँ पर भेजा था तो वो वाली घटना को ना तो सप्लाई बोला जाएगा, ना ही उस घटना पर जीएसटी लगेगा, लेकिन वो जो गुड्स की मूवमेंट होगी वो मूवमेंट होगी डिलीवरी चालान के अंदर। वो गुड्स या तो इनपुट्स भी हो सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, दोनों भी एक साथ भेजे जा सकते हैं। अब मिस्टर एक्स सोच रहे हैं, प्रिंसिपल के दिमाग की बत्ती जली और प्रिंसिपल सोचे क्यों इतना कन्वेंस का खर्चा फूकना, क्यों लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा फूकना, डायरेक्टली मिस्टर ज़्वेड को फ़ोन लगाता हूँ और मिस्टर ज़्वेड को बोलूँगा कि जो गुड्स है वो हमारी फैक्ट्री में मत भेजो, वो गुड्स डायरेक्ट भेज दो किसकी फैक्ट्री में, जॉब वर्कर की फैक्ट्री में। तो जब मिस्टर ज़्वेड गुड्स यानी कि इनपुट्स और कैपिटल गुड्स या दोनों को भेज सकते हैं जॉब वर्कर की फैक्ट्री में, उस मॉडल का नाम होता है बिल टू शिप टू मॉडल। जब मिस्टर सेलर्स जो थे वो जॉब वर्कर को भेजते हैं, यानी कि मिस्टर ज़्वेड जब जॉब वर्कर को भेजते हैं तो वो घटना सप्लाई नहीं बनती, ना ही उस पर जीएसटी लगता, लेकिन उस टाइम भी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिलीवरी चालान। बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? जी मैम अब एकदम बढ़िया से बात समझ आ गई है। चलो अब क्या होगा, जॉब वर्कर को गुड्स तो मिल गए, इनपुट्स भी मिल गए और कैपिटल गुड्स भी मिल गए। अब जॉब वर्कर क्या करेंगे? जॉब वर्कर मैम अब इन वाले गुड्स पर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। किस किस पर परफॉर्म करेंगे? इनपुट्स पर परफॉर्म करेंगे और कैपिटल गुड्स पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी मैम, जो जॉब वर्कर है उन्होंने क्या किया, जो टीवी था ना उस पर ब्रांड नेम लगाया, ग्लासेस वगैरह लगाया, उसको बहुत ही सुंदर बना दिया। सिमिलरली उन्होंने कैपिटल गुड्स को भी एकदम से फर्निश कर दिया। अब आप मुझे बताइए, ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की जॉब वर्कर ने,
क्या ये सर्विस है? जी मैम, ये जो जॉब एक्टिविटी परफॉर्म की जॉब वर्कर ने, ये एक्टिविटी तो सर्विस है, पक्की पक्की बात है, ये एक्टिविटी सर्विस है, सप्लाई भी है और इस पर जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बताओ, जब जॉब वर्कर ने इनपुट्स को रेडी कर लिया, कैपिटल गुड्स को पूरी तरह से रेडी कर लिया, तो क्या ये जॉब वर्कर उनको अपने पास रख के बैठ जाएगा? ना जी ना, ये क्या करेगा, इन वाले इनपुट्स को एंड कैपिटल गुड्स को भेज देगा प्रिंसिपल की दुकान पे वापस। एकदम सही बात जी, एकदम सही पकड़ गए हम बात को कि जॉब वर्कर गुड्स को रखेगा थोड़ी, जॉब वर्कर गुड्स को वापस भेज देगा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की दुकान पे। ठीक है, अब आप सब मुझे बताइए कि ये जो जॉब वर्कर है, जब ये इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स को वापस भेज रहा है, किस किस को वापस भेज रहा है बताइए? इनपुट्स को एंड कैपिटल गुड्स को ये वापस भेज रहे हैं, प्रिंसिपल के पास भेज रहे हैं जी। ये जो भेज रहे हैं वापस, क्या ये घटना सप्लाई है? नो मैम, ये घटना सप्लाई नहीं है, ये तो जॉब वर्क बस गुड्स को प्रिंसिपल के पास वापस भेज रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो उन वाले गुड्स का रियल ऑनर है। क्या इस घटना पर जीएसटी लगना चाहिए? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पाप तो बिल्कुल भी मत कर देना, इस पर तो जीएसटी कतई भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, बात तो आप सबने सही बोल दी, सही पकड़ ली। अब आप सब मुझे बताइए कि ये जो मूवमेंट हो रही है जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, क्या इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? जी मैम, बिल्कुल पड़ेगी, ऑफिसर तो कभी भी रोक सकते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक डिलीवरी चालान की जरूरत पड़ेगी। डिलीवरी चालान के अंडर में ही ये गुड्स मूव करेंगे। अब सुनो एक बहुत ही मजेदार बड़ी बात, काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लॉ मेकर बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल, जब आप ये गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हो तो हम उस वाली घटना को सप्लाई नहीं बनाते और उस पर जीएसटी नहीं लगाते। प्रिंसिपल जब ये गुड्स आपको वापस दे देता है तब भी हम उस घटना को सप्लाई नहीं बनाते और उस पर जीएसटी नहीं लगाते। लेकिन 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 ऐसा सिर्फ तभी होगा जब जॉब वर्कर आपको गुड्स विद इन 1 ईयर in case of inputs and in case of capital goods within 3 year वापस कर देगा, वापस भेज देगा। हैं, ये क्या बोल गई जी, ये तो एक रत्ती भर बात नहीं समझ आई, ये तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा, सब हवा हवाई हो गया। तो सुनो कि क्या हुआ जब प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है, जब मैं गुड्स बोलूंगी तो समझ जाना, इट मीन्स कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स। जब भी प्रिंसिपल कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स भेज रहे हैं किसको? जॉब वर्कर को, तो ये घटना सप्लाई नहीं बनती। तो लॉ मेकर ने सोचा ऐसे तो आप अपने रियल जो कस्टमर्स होंगे उनको भी जॉब वर्कर का नाम दे दोगे और उनको भी गुड्स भेजते रहोगे और वो घटना कभी सप्लाई नहीं बन पाएगी और उस घटना पर कभी जीएसटी नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से तो गवर्नमेंट को कभी जीएसटी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप फेक नाम दे दोगे, कस्टमर्स को नाम दे दोगे जॉब वर्कर का, क्योंकि जॉब वर्कर को जब गुड्स भेजा जाता है तो वो घटना सप्लाई नहीं बनती। लेकिन एक डिफरेंस होता है कि जॉब वर्कर जो होते हैं वो गुड्स को वापस भेजते हैं, लेकिन कस्टमर गुड्स को वापस नहीं भेजते, गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं जी? बात समझ आई। अब क्या हुआ, अगर जॉब वर्कर ये जो गुड्स हैं विद इन 1 ईयर वापस भेज देगा तो ये घटना सप्लाई नहीं बनेगी। लेकिन अगर विद इन 1 ईयर जॉब वर्कर ने ये गुड्स वापस नहीं भेजा तो गवर्नमेंट बोलती है हम बैक डेट से जाके इस घटना को सप्लाई बनाएंगे, इस घटना पर जीएसटी लगाएंगे और इतना ही नहीं, हम इंटरेस्ट भी लगाएंगे, क्योंकि हम मान लेंगे आपने हमसे झूठ बोला, वो कोई जॉब वर्कर नहीं था, ऐसा हम मान लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको इन केस ऑफ इनपुट्स 1 साल का टाइम दिया कि अगर आपने प्रिंसिपल, सुनो, आपने इनपुट्स की फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट्स को जॉब वर्कर के पास भेजा है तो जॉब वर्कर से वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच।
कीवर्ड बोल गई हूँ, बहुत बड़ी बात बोल गई हूँ। 1 साल कहाँ से देखा जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, मतलब कि प्रिंसिपल जिस दिन आपने गुड्स भेजा अपने जॉब वर्कर को, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपके इनपुट्स आपको वापस मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर वो कैपिटल गुड्स हैं तो जिस दिन आपने गुड्स डिस्पैच किए, जिस दिन आपने गुड्स भेजे प्रिंसिपल, उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको गुड्स जॉब वर्कर से वापस मिल जाने चाहिए। अगर ये 1 साल और 3 साल के अंदर अंदर गुड्स वापस नहीं आए तो इस वाली ट्रांजैक्शन को हम बैक डेट में जाके क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजैक्शन तो सप्लाई थी, इस ट्रांजैक्शन पर तो जीएसटी लगेगा और अलोंग विद इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है मैम, अब बात हमको पक्की पक्की सी समझ आ गई है। एक और बात सुनो कि अगर ये बिल टू शिप टू मॉडल होता, यानी कि प्रिंसिपल खुद नहीं भेज रहा होता जॉब वर्कर को गुड्स, सेलर भेज रहा होता डायरेक्टली जॉब वर्कर को, तो ये 1 ईयर और 3 ईयर कहाँ से काउंट किया जाता? क्या तब भी ये डिस्पैच से काउंट किया जाता? क्या तब भी ये डिस्पैच की डेट से काउंट किया जाता? तो लॉ मेकर ने बोला नो नो नो, आ बिग नो। फिर ये डिस्पैच की डेट से काउंट नहीं होगा। फिर 1 साल और 3 साल आपको काउंट करने हैं जिस दिन गुड्स, दैट मीन्स चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो इनपुट्स हो, जिस दिन सप्लायर आई मीन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ, रिसीव की डेट से फिर आप 1 साल और 3 साल काउंट करोगे। लेकिन आप नॉर्मल सिचुएशन के केस में काउंट करोगे जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया। समझ आई बात की नहीं आई? नॉर्मल केस है तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो डिस्पैच की डेट इग्नोर हो जाएगी। कौन सी डेट काम की आएगी? जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ जॉब वर्कर को। जी मैम, बात तो समझ हमको अब आ गई। अब आप सब मेरे को बताइए, 1 जनवरी को नॉर्मल मॉडल है तो 1 जनवरी को गुड्स क्या हुआ? गुड्स डिस्पैच हुआ। इनपुट्स की बात कर रही हूँ, बताइए इनपुट्स कब तक वापस आ जाना चाहिए मिस्टर एक्स की प्रीमिसेस में? मैम ये जो गुड्स है ना मिस्टर एक्स के पास 31 दिसंबर 2020 तक वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला केस हो तो फिर गुड्स कब तक वापस आ जाना चाहिए? मैम यहाँ पर 5 जनवरी को रिसीव हुआ था तो फिर 5 फरवरी तक गुड्स वापस आ जाना चाहिए। चलिए, इतनी बात आप सबको समझ आ गई है। अब मैं ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छा सा बनवा दूंगी, प्लस 1-2 नई बातें आपको बताऊंगी जो कि इस डायग्राम में आप मेरे साथ साथ इनकॉर्पोरेट करोगे। चलिए आ जाइए, अब आपको जो भी समझ आया है आप सोच सोच के मेरी तरह सुंदर सुंदर सा लिखिएगा। ये थे सेलर। ये कौन है मैम? ये तो है सेलर। ठीक है, ये है प्रिंसिपल, ये है जॉब वर्कर। नाम दे दो सबको अलग अलग। सेलर को नाम दे दो जेड, प्रिंसिपल को नाम दे दो एक्स एंड जॉब वर्कर को नाम दे दो वाई। ठीक है जी, नाम दे दिया? जी मैम बिल्कुल नाम दे दिया। अब यहाँ पर 2 तरह की ट्रांजैक्शन आप सभी बनाइए। एक तो बनाइए नॉर्मल ट्रांजैक्शन, एक बनाइए बिल टू शिप टू मॉडल। ठीक है जी, मेरे साथ बनाइए। सेलर ने गुड्स भेजा होगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा होगा जॉब वर्कर को। इन गुड्स में या तो हो सकते हैं इनपुट्स या फिर हो सकते हैं कैपिटल गुड्स। सिमिलरली इनके अंदर या तो हो सकते हैं इनपुट्स या तो हो सकते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये वाली घटना क्या बनती है? ना तो सप्लाई बनती है ना ही इस पर जीएसटी लगता है, लेकिन एक डिलीवरी चालान लग जाता है। ठीक है, फिर आप बनाइए बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होगा कि जेड डायरेक्टली गुड्स भेज देगा वाई को। बिल टू शिप टू मॉडल,
ये वाली घटना भी ना तो सप्लाई बनती है, ना तो जीएसटी लगेगा, और ना ही इस पर डिलीवरी चालान, इस पर डिलीवरी चालान लग जाएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पर लिखो डेट ऑफ डिस्पैच, जिस दिन गुड्स भेजा गया था वो कितनी थी? वो डेट थी 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को गुड्स यहाँ से भेजा गया, और जो गुड्स यहाँ से भेजा गया था उसकी डेट भी थी 1 जनवरी। कितनी थी? 1 जनवरी 2020। लेकिन जब गुड्स जॉब वर्कर को रिसीव हुआ, तो इस वाले केस में जो गुड्स जॉब वर्कर को रिसीव हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 2020। ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। अब क्या हुआ, ये जो जॉब वर्कर हैं इनको ये गुड्स वापस भेजने होते हैं। किसको वापस भेजने होते हैं? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को वापस भेजने का जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट बताइए कितना है? मैम टाइम लिमिट है 1 ईयर इन केस ऑफ सभी साथ साथ लिखते रहिए। इनपुट के केस में हम कहाँ से देखेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम बिल्कुल बात समझ आ गई। अब मान लीजिए है कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स में हम कितना देखेंगे? 3 ईयर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच। ठीक है जी मैम, ये वाली बात भी हमको समझ आ गई। ये जो बात आपसे की गई है इतनी, ये बात की गई है नॉर्मल मॉडल की, जहां पर प्रिंसिपल पहले गुड्स परचेज करते हैं फिर जॉब वर्कर को भेजते हैं। लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल होता है तो आप सबको पता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अब लिखेंगे बिल टू शिप टू मॉडल के बारे में। 1 ईयर कहाँ से देखा जाएगा? इन केस ऑफ इनपुट्स। अगर इनपुट है तो आपको हमेशा 1 ईयर के अंदर वापस चाहिए होता है। तो इन केस ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स रिसीव बाय द जॉब वर्कर। जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन रिसीव हुआ वहां से 1 साल के अंदर अंदर इनपुट्स होगा तो वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो ये इनपुट नहीं है, ये है कैपिटल गुड्स, तो फिर लाइफ कितनी हो जाएगी? वापस लाने के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 3 ईयर। 3 ईयर आपको चाहिए होंगे इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। साथ साथ नोट करते रहिएगा, इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द डेट ऑफ गुड्स रिसीव बाय द जॉब वर्कर। जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। इसके आगे लिख लीजिए ये कौन सा मॉडल है? बिल टू शिप टू। देखो टाइम पीरियड फिक्स है, 1 साल इन केस ऑफ इनपुट, 3 साल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, चाहे वो नॉर्मल मॉडल हो चाहे वो बिल टू शिप टू मॉडल हो। लेकिन जो आपको काउंट करना है कि पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अगर नॉर्मल मॉडल है तो फिर आप फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच से पीरियड गिनना स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो फिर जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ जॉब वर्कर को वहां से पीरियड काउंट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1-2 न्यू बातें। ये जो जॉब वर्कर है इन्होंने क्या किया होगा? यहाँ पर इनपुट्स बनाया होगा और कैपिटल गुड्स बनाया होगा। तो इस पर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। और वो घटना सप्लाई भी होती है और उस घटना पर जीएसटी भी लग जाता है। ठीक है जी मैम, ये तो वही पुरानी बातें हैं। नई बात क्या थी? नई बात अब सुनो। नई बात के लिए मैं एक नया डायग्राम बनाना चाहूंगी। आई होप वो सबने नोट कर लिया था। अगर नहीं किसी ने नोट किया तो उसको 30 सेकेंड्स लगा के नोट कीजिए।
ये वाला किसी का रह गया हो यहाँ पर कुछ तो इसको नोट कीजिए। यहाँ पर भी लिख लीजिए ये चीज़ कि ये वाली जो घटना है, जब गुड्स वापस आता है तब भी वो सप्लाई नहीं बनती, तब भी उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन डिलीवरी चालान की बात तब भी होती है। चलिए अब आ जाइए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा ये कि ये जो प्रिंसिपल थे, कि ये जो मिस्टर एक्स थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने गुड्स किसको भेजा था? मिस्टर वाई को भेजा था फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब क्या हुआ होगा, ये जो गुड्स है मिस्टर एक्स की प्रीमाइसेस में वापस आया होगा कि नहीं? जी मैम बिल्कुल वापस तो आया ही होगा। अब वापस आने के बाद मिस्टर एक्स इस गुड्स को क्या करेंगे? मैम इस गुड्स को मिस्टर एक्स सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो क्या ये घटना सप्लाई होगी? जी मैम ये घटना बिल्कुल सप्लाई होगी, इस घटना पर जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, अगर क्या हो कि जो सेलर है, सॉरी जो बायर है, जो खरीदार है, वो फोन लगाए एक्स को और बोले कि मुझे गुड्स चाहिए, लेकिन एक्स बोले मैं अपने ऑफिस से नहीं दे रहा, मैं एक काम करता हूँ मेरे जॉब वर्कर के पास मेरे ही गुड्स पड़े हैं, डायरेक्टली वहीं से भिजवा देता हूँ ना, क्यों मैं इतना लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा बढ़ाऊं, क्यों ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ाऊं, डायरेक्टली मिस्टर वाई से ही गुड्स भिजवा देते हैं। किसको भिजवा देते हैं? जो कि बायर है उनको भिजवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो गुड्स है इसकी प्रीमाइसेस में वापस नहीं आया, प्रिंसिपल की प्रीमाइसेस में वापस नहीं आया, लेकिन ये गुड्स मिस्टर एक्स के बिहाफ पर वाई ने फर्दर सेल कर दिया। मैम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुड्स यहाँ पर वापस नहीं आया बट यहाँ पर तो सेल हो गया ना। तो जब यहाँ पर सेल होगा, किसके बिहाफ पर सेल हो रहा है? मिस्टर एक्स के बिहाफ पर सेल हो रहा है। क्या ये घटना सप्लाई है? जी मैम ये वाली घटना तो सप्लाई है। क्या इस वाली घटना पर जीएसटी लगेगा? हाँ इस वाली घटना पर जीएसटी लगेगा। क्या यहाँ पर इनवॉइस रेज होगा? जी यहाँ पर तो इनवॉइस रेज होगा, पक्का पक्का होगा, क्योंकि ये क्या हुआ है? ये सेल हुआ है। गवर्नमेंट को तो जीएसटी यहाँ से मिल गया, गवर्नमेंट आपको यहाँ पर आके गर्दन नहीं पकड़ेगी, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि गुड्स वापस क्यों नहीं आया, गुड्स वापस क्यों नहीं आया, 1 साल में गुड्स आना था, 3 साल में गुड्स आना था, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच गुड्स आना था, या फिर जिस दिन गुड्स जॉब वर्कर को रिसीव हुआ वहां से गुड्स वापस आना था, क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो यहाँ से पता लग गया कि गुड्स गया था बट जॉब वर्कर ने बेच दिया, प्रिंसिपल के बिहाफ पर बेच दिया और जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट की पॉकेट में आ गया। और प्यार से बोलेंगे जय माता दी। ठीक है जी मैम, इतनी बातें तो हमको समझ आ रही हैं कि ये जो जॉब वर्कर है इन्होंने प्रिंसिपल के बिहाफ पर डायरेक्ट गुड्स बेच दिया। आप सभी मुझे बताइए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये जो सेल हुई, ये सेल किसकी टर्नओवर का पार्ट बनेगी? मिस्टर एक्स की टर्नओवर का पार्ट बनेगी या फिर मिस्टर वाई की टर्नओवर का पार्ट बनेगी? मैम ये जो सेल है ना, ये मिस्टर एक्स की टर्नओवर का ही पार्ट बोली जाएगी, मिस्टर वाई की टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। मिस्टर वाई तो जस्ट बीच में एक मीडिएटर हैं जिन्होंने गुड्स अपनी प्रीमाइसेस से उठा के दे दिया, लेकिन दिया किसके बिहाफ पर? मिस्टर एक्स के बिहाफ पर। सब कुछ मिस्टर एक्स के बिहाफ पर हुआ, इनवॉइस मिस्टर एक्स के बिहाफ पर बना, जीएसटी का पैसा मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को भरेंगे, इस ट्रांजैक्शन के बारे में सब कुछ कौन करेगा? मिस्टर एक्स ही करेंगे। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, इसी में बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है सच्ची में? जी बिल्कुल। चलिए आ जाइए, सुनिए। ये जो मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई कौन थे बताइए? मैम मिस्टर वाई थे जॉब वर्कर। ये जो मिस्टर वाई जब इनपुट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे थे, देखो जो कॉन्सेप्ट समझा रही थी वो खत्म हो गया, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, पर है जॉब वर्कर का ही, क्योंकि आज तो पढ़ना ही जॉब वर्कर है। ये जो मिस्टर वाई थे मैम, ये जो इनपुट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे थे, मान लो ये हैं आपके इनपुट्स,
और ये है आपकी कैपिटल गुड्स, ये है कैपिटल गुड्स। ये मिस्टर वाई इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की क्या कर रहे थे, फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे थे, फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे थे। तो जब वो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलता ही होगा, कुछ ना कुछ तो स्क्रैप निकलता ही होगा। जी बिल्कुल निकलता होगा। जब कटाई करेंगे किसी चीज़ की, किसी चीज़ को प्रॉपर डिजाइनिंग देंगे तो कुछ ना कुछ वेस्ट स्क्रैप तो निकलेगा ही ना। जी बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो जॉब वर्कर हैं, ये जो फिनिशिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें कुछ वेस्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है। अब वेस्ट जो निकलता है इसको हर कोई बेचता है कि नहीं बेचता, इसको अपने ऑफिस में रख के तो बैठते नहीं है। जी मैम, इसको तो बेच देते हैं, कभी कभी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, कभी कभी इसका कोई अच्छा यूजर मिल जाता है तो उसको बेच देते हैं। तो जब आप इसको बेचोगे, जब भी आप सेल करते हो तो जीएसटी तो लगता है। जी मैम बिल्कुल लगता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जीएसटी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी चाहिए, जॉब वर्कर को देनी चाहिए या फिर प्रिंसिपल को देनी चाहिए, बताइए। सेल हुआ, सेल जब हम किसी को करेंगे तो मान लो ये जो वेस्ट है ये 1000 रुपये का सेल हुआ, इस 1000 रुपये की सेल पर मैं जीएसटी भी लगाऊंगी 12% से, तो 1000 रुपये पर 12% का जीएसटी भी लगेगा। तो 1000 प्लस 12% का जीएसटी, जिसमें से 1000 रुपये तो ये जॉब वर्कर की पॉकेट में चला जाएगा, लेकिन जो जीएसटी का पैसा है वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को कौन भरेगा, जॉब वर्कर भरेगा या फिर प्रिंसिपल भरेगा। मैम जॉब वर्कर को भरना चाहिए, जॉब वर्कर का वेस्ट है, प्रिंसिपल के बीच में पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, सुनो आओ बताऊं। लॉ मेकर ने बोला अगर आपका जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब तो अपना जीएसटी वेस्ट के ऊपर, स्क्रैप के ऊपर वो खुद ही भरेगा। लेकिन अगर आपका जो जॉब वर्कर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि अनरजिस्टर्ड है, तो प्रिंसिपल फिर आपके नाम पर सारा काम किया जाएगा, जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को आप भरोगे। प्रिंसिपल बोलता है अरे ये क्या कर दिया, लॉ मेकर ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, अब होगा तो होगा। चलो इस चीज का डायग्राम आप सभी मेरे साथ बनाइए एक अच्छा सा। किसका डायग्राम बना रहे हैं, अब हम वेस्ट का बना रहे हैं, वेस्ट का, कि ये जो जॉब वर्कर हैं, इन जॉब वर्कर के पास क्या आता है, वेस्ट आता है। ये जो वेस्ट होता है, स्क्रैप होता है, ये स्क्रैप को सेल करते हैं। तो हमको देखना होगा क्या जो जॉब वर्कर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है मैम जी, देख लेंगे। अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो जीएसटी ऑन वेस्ट, तो जीएसटी ऑन वेस्ट गवर्नमेंट को कौन भरेगा, जॉब वर्कर खुद भरेगा। लेकिन अगर जॉब वर्कर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा तो ये जो जीएसटी लगेगा वेस्ट के ऊपर, स्क्रैप मटेरियल के ऊपर, इसका पैसा गवर्नमेंट को कौन भरेगा, प्रिंसिपल भरेगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। एक बात और बताऊंगी बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बात और है बहुत बढ़िया। मैम नोट हो गया। चलिए अब हम एक नई बात पर आ जाते हैं। वापस आइए, जो डायग्राम आपने बनाया था। ठीक है जी मैम, आ गए। देखो आप सभी ने यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स भेजे थे वो नॉर्मल कैपिटल गुड्स थे, लेकिन आप सब जानते हो कि लॉ मेकर कुछ कैपिटल गुड्स का अलग ट्रीटमेंट देते हैं। लाइक जो जिग्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, डाइस होते हैं, इनका लॉ मेकर अलग ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है 5 ईयर, लेकिन ये मोल्ड्स एंड डाइस की जो लाइफ होती है ये 1 टाइम यूज होते हैं या फिर इनकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। तो इस वजह से लॉ मेकर इनका जो ट्रीटमेंट है हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक जगह हमने इनका ट्रीटमेंट पढ़ा था सेल के टाइम पर, जब कैपिटल एसेट की सेल होती है तो वहां पर इनका ट्रीटमेंट अलग होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी इनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन से वाले कैपिटल गुड्स के ट्रीटमेंट पे डिफरेंस है? जो मोल्ड्स, डाइज,
जो वन टाइम यूज होते हैं, फिक्चर्स वगैरह जो कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यूज होते हैं। तो बेसिकली कैपिटल एसेट के अंदर में क्या होता है कि जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स भेज रहे हो जॉब वर्कर को, तो जॉब वर्कर 3 साल के अंदर अंदर वो कैपिटल गुड्स आपको वापस कर देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मोल्ड्स की, डाइज की, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, अगर मैं इनकी बात करूं जिनकी लाइफ बहुत छोटी सी होती है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये आपके 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आए, तब भी हम बैक डेट में जाके ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं बनाएंगे और हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। आप जनरली क्या करते हो, अगर अदर देन मोल्ड्स एंड डाइज वाले गुड्स हैं, अदर देन मोल्ड्स एंड डाइज वाले कैपिटल गुड्स हैं, तो वो आपको 3 साल में वापस चाहिए होते हैं जॉब वर्कर से। अगर 3 साल में वापस नहीं आते तो आप क्या करते हो, बैक डेट में जाके उसको सप्लाई बनाते हो, उस पर जीएसटी लगाते हो, विद इंटरेस्ट लगाते हो। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि मोल्ड एंड डाइज तो एक बार यूज हुआ होगा और जॉब वर्कर के पास ही पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा, तो वो वापस क्यों आएगा, वो वापस तो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए अगर वो वापस नहीं आते तो अब हम उन पर बैक डेट में जाके जीएसटी नहीं लगाएंगे। बस ये छोटी सी बात थी जो आपको माइंड में रखनी है। चलिए अब आ जाइए इसके लीगल कंटेंट पर। लीगल कंटेंट पर आ जाओ। ये कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये फ्लो चार्ट्स आई होप आपने मेरे साथ साथ बना लिया होगा। चलिए आ जाइए आप लीगल कंटेंट पर। ये यहाँ पर पीडीएफ फाइल खुल चुकी है, आप सभी प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं की हो तो टेलीग्राम से। सेक्शन नंबर 19 सबसे पहले हम पढ़ेंगे 19। ठीक है जी। 19 में आप सब ने क्या पढ़ा, आप सब बात पढ़ रहे हो जॉब वर्कर की। बहुत आराम आराम से बहुत प्यार से पढ़ेंगे, देखना अब आपको सब आता है। Taking ITC in respect of inputs and capital goods sent for job worker। क्या हुआ था कि जो गुड्स थे जो प्रिंसिपल ने सेलर से खरीदे थे उनका आईटीसी ले लिया था, और आईटीसी लेने के बाद वो जो गुड्स थे वो जॉब वर्कर के पास भेज दिए थे। ठीक है जी मैम, भेज दिए थे। तो अगर जो जॉब वर्कर थे वो 1 साल और 3 साल में गुड्स वापस नहीं भेजते तो क्या होता है, जो ऑलरेडी आईटीसी ले चुका है प्रिंसिपल वो आईटीसी वापस देना होता है। जी मैम, देना होता है। आप ही ने तो बताया था कि वापस से बैक डेट में जाके जीएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और आईटीसी जो आप ऑलरेडी ले चुके हो वो आईटीसी आपका एक तरह से क्या हो गया, बैक हो गया। चलो ये सबसेक्शंस लिखे हुए हैं। सबसेक्शन 1, द प्रिंसिपल कौन है हमारे केस में, मिस्टर एक्स, shall subject to such condition and restriction as may be prescribed be allowed input tax credit on inputs sent to job worker for job work। कि जो लॉ है वो प्रिंसिपल को बोलता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इनपुट्स के ऊपर आप ले लो। कौन से वाले इनपुट्स के ऊपर, वो इनपुट जो आपने जॉब वर्कर के पास भेजे हैं जॉब वर्क की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। बताओ हमारे केस में प्रिंसिपल को इनपुट्स पर आईटीसी मिलता था कि नहीं मिलता था? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मिलता था। सबसेक्शन नंबर 2, notwithstanding anything contained in clause B of subclause 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to the job worker for job work without being first brought in his place of business। आप सबने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 में कंडीशन पढ़ी थी, याद हो तो? हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी प्लस मिसलेनियस पढ़ा था। जी मैम, बिल्कुल पढ़ा था। उसमें एक कंडीशन थी कि गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन उस बात को अब हमको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आप सब ने देखा कि गुड्स प्रिंसिपल को रिसीव नहीं होता। बिल टू शिप टू मॉडल में गुड्स किसको रिसीव हो रहा था, जॉब वर्कर को, लेकिन आईटीसी किसको मिल रहा था, प्रिंसिपल को। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉ मेकर ने बोला कि हम उस वाले क्लॉज को जो हमने सेक्शन 16 में पढ़ा था उसको इग्नोर कर देंगे और अब हम प्रिंसिपल को आईटीसी दे देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को गुड्स रिसीव नहीं हुआ बट प्रिंसिपल के बिहाफ पर जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हो गया है। 3,
where the inputs sent for job work are not received back by the principal। यहाँ पर देखो बात किसकी चल रही है मैम, इनपुट्स की चल रही है। ऐसे इनपुट्स जो कि जॉब वर्क की एक्टिविटी के लिए भेजे गए थे प्रिंसिपल के द्वारा, अगर प्रिंसिपल के पास वापस नहीं आए जॉब वर्क की एक्टिविटी कंप्लीट होके, और अदरवाइज or are not supplied from the place of business of the job work in accordance with the clause A or clause B of subsection 1 of section 143 within 1 year of being sent out from it shall be deemed that such input had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out। ये क्या बोल रहा है, कोई इनपुट्स थे, इनपुट्स प्रिंसिपल के द्वारा भेजे गए थे जॉब वर्कर के पास जॉब वर्क की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता, या तो वो जॉब वर्कर आपको गुड्स विद इन 1 ईयर वापस भेज दे फ्रॉम द डेट ऑफ सेंट आउट। सेंट आउट मतलब जिस दिन प्रिंसिपल ने गुड्स को क्या किया होगा, डिस्पैच किया होगा, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर या तो गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस आ जाए, या फिर जॉब वर्कर ने गुड्स को कहीं सेल कर दिया हो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अभी पढ़ाया था ना कि मिस्टर एक्स अगर जॉब वर्कर चाहें तो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को आगे बेच भी सकते हैं, लेकिन उस केस में भी जो सेल होती है वो मिस्टर एक्स मतलब कि प्रिंसिपल की टर्नओवर का ही पार्ट मानी जाती है। लेकिन अगर जॉब वर्कर ने गुड्स कहीं सेल कर दिया प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो अब गुड्स वापस तो आएगा नहीं, तो लॉ मेकर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, वहां बेचा गया है, वहां पर जीएसटी लगा था, हमको जीएसटी मिल गया, बात खत्म। अगर आपने गुड्स बेचा नहीं, हमको विद इन 1 ईयर वापस दिया नहीं, तो ये वाली घटना क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी, और इस घटना पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। मैम ये सेक्शन नंबर 143 क्या है, यहाँ पर 143 क्यों लिखा है? देखो 143 आप इसमें बीच बीच में पढ़ोगे, हालांकि अभी काफ़ी बातें आती जाएंगी। कुछ बातें 143 में लिखी हुई हैं जॉब वर्कर से रिलेटेड, कि जो मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया कि अगर इनपुट्स हैं तो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाएं, कैपिटल गुड्स हैं तो 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाएं। ये बातें सेक्शन नंबर 143 में लिखी हुई थी, जो आपके लिए सेक्शन के मिड में ही इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, तो आपको अलग अलग से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ना, फुल फ्लेश कवरेज आपको एक जगह मिल रही है। चलो उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, कोई प्रोवाइजो है, दैट वेयर द इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर, यानी कि डायरेक्टली सेलर ने किसको भेजा है, जॉब वर्कर को। तो ये कौन सा मॉडल हो गया, बिल टू शिप टू मॉडल। द पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय द जॉब वर्कर। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ रही होंगी। सब कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं, बस अब हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन सुनना, क्योंकि अब नई नई बातें थोड़ी बहुत आती चली जाएंगी। Subsection number 4, the principal shall, subject to such condition and restriction as may be prescribed, allowed input tax credit on capital goods। अभी हमने जो सबसेक्शन 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, वो इनपुट्स के ऊपर पढ़ा था कि इनपुट्स दे देगा प्रिंसिपल को इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल के पास इनपुट 1 साल के अंदर अंदर वापस आना चाहिए। ऐसे ही अब सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 किसका होगा, कैपिटल गुड्स का, कि कैपिटल गुड्स अगर प्रिंसिपल भेज रहा है जॉब वर्कर को तो उसको आईटीसी अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन होती है कि प्रिंसिपल को गुड्स अपनी पोजीशन में मंगाना है, वो यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। अगर गुड्स डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास ना आके जॉब वर्कर के पास गया है, तब भी हम ऐसा मान लेंगे कि जो गुड्स है वो प्रिंसिपल को रिसीव हो गया है और हम प्रिंसिपल को आईटीसी दे देंगे। फिर इसमें क्या लिखा है कि जो गुड्स कैपिटल गुड्स हैं प्रिंसिपल ने जो भेजे हैं जॉब वर्कर के पास, या तो वो गुड्स वापस आ जाएं, कितने टाइम में, 3 साल में। अगर 3 साल में गुड्स वापस नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई बन चुके हैं और बैक डेट में जाके जीएसटी लग जाएगा, विद इंटरेस्ट लग जाएगा। ये 3 ईयर का जो टाइम है ये कहाँ से काउंट होगा, ये काउंट होगा when goods were sent out, मतलब कि जिस दिन गुड्स डिस्पैच किया था, किसने डिस्पैच किया था, गुड्स को डिस्पैच किया था प्रिंसिपल ने।
ठीक है मैम, बात तो समझ आ गई। अब आ जाइए 6 पर, इतनी बात पर। यहाँ पर भी प्रोवाइडेड करके इन्होंने प्रोवाइजो में बता दिया कि अगर गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजा गया था सेलर के द्वारा, मतलब कि अगर ये कोई बिल टू शिप टू मॉडल था, तो जो 3 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा वो कहाँ से किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स बाय द जॉब वर्कर। सब सेक्शन 7, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मोल्ड्स हैं, कोई डाइज हैं, कोई जिग्स हैं या फिर कोई टूल्स हैं जो कि जॉब वर्कर को भेजे गए हैं, तो उसमें सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 नहीं लगेगा। 3 क्या बोलता था कि 1 ईयर की जो लाइफ है, अगर वो इनपुट्स हैं तो वो काउंट नहीं की जाएगी, अगर वो कैपिटल गुड्स हैं तो 3 ईयर वाली लाइफ आपकी नहीं देखी जाएगी। मतलब कि ऐसे गुड्स जो कि डाइज हैं, जिग्स हैं, फिक्चर्स हैं, टूल्स हैं, ये 1 साल और 3 साल के पीरियड में आपके पास वापस नहीं आते, तब भी इनको बैकडेट में जाके सप्लाई नहीं बनाया जाएगा और इन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। आ जाइए सम एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू जॉब वर्कर। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेक्शन 19 पूरा खत्म कराने के बाद कुछ बेसिक बातें लिखी और कुछ ऐसी बातें लिखी मे बी एग्जाम में पूछ ली जाए, तो आपका 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। और प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स आप सबसे, अपने सीएमए के मॉड्यूल में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहिए, प्लीज करते रहिए। एटलीस्ट आपके मॉड्यूल का हर एक एग्जाम्पल आपको अपने हाथ से सॉल्व करना ही है। मैं प्रोविजन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती हूँ, एग्जाम्पल एक चैप्टर के 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे, प्लीज उन्हें कीजिए। उन्हें नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, प्लीज उनको करो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। प्रोविजन मैं आपको अच्छे से करा रही हूँ, अब प्रोविजन इतना अच्छे से समझ आ गया, उसको लगाना तो सीखो, क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। देखो टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन एक टाइम पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी ही होती है। मैं कितना भी बोल बोल के आपके दिमाग में प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, मैं चीज़ों को आपको समझा दूंगी, रिटेन करवा दूंगी, बट प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी और प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। जी मैम, हम आज से पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, हम अपनी सीएमए का स्टडी मॉड्यूल जो है उसके एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। प्लीज करिए, बहुत जरूरी है करना। चलो, व्हाट इज जॉब वर्क? जॉब वर्क क्या होता है आप सबको पता है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, द वन हु डज द सैड जॉब वुड बी टर्म एज जॉब वर्कर। आप सब जानते हो कि एक प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने गुड्स को किसी भी अनदर पर्सन को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उस पर उनको कोई अनदर प्रोसेस और कोई ट्रीटमेंट और कोई फर्दर प्रोसेसिंग करवानी होती है। कंटेंट ऑफ जॉब वर्क, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स डज नॉट ट्रांसफर टू द जॉब वर्क। आप सब जानते हो कि इसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, तभी तो हम इसको सप्लाई का नाम नहीं दे रहे थे। बट इट रेस्ट विद द प्रिंसिपल। ऑनरशिप किसके पास रहती है? प्रिंसिपल के पास रहती है। द जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस स्पेसिफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑन द गुड्स। ऑनरशिप किसके पास रहेगी? ऑनरशिप रहेगी प्रिंसिपल के पास, लेकिन फिर जॉब वर्कर क्या करेंगे? जॉब वर्कर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। प्रिंसिपल कौन होता है? इसमें लिखा हुआ है, आपका मन करे पढ़ लेना, नहीं मन करे मत पढ़ना, छोड़ देना, ये फालतू की चीज है। चलो, डीम्ड सप्लाई। डीम सप्लाई आप सबको पता है, अगर गुड्स 1 साल में और 3 साल में वापस नहीं आता, अगर वो इनपुट्स है तो उसको वापस आना होगा 1 साल में, अगर वो कैपिटल गुड्स है तो उसको वापस आना होगा 3 साल में। अगर इस पीरियड में वो वापस नहीं आएगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा, अलोंग विद इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी मैम, ये सारी बातें आपने बताई थी। यहाँ पर एक रूल नंबर 143 का एक प्रोवाइजो इंसर्ट है, उसको देखो क्या लिखा हुआ है। द पीरियड ऑफ 1 year and 3 year may on sufficient cause being shown be extended by the commissioner for a further period not exceeding 1 year and 2 year respectively। ये जो आपको पता है ना, आपको टाइम कितना दिया गया था कि जॉब वर्कर 1 साल के अंदर अंदर तो इनपुट्स प्रिंसिपल को वापस कर दो, एंड 3 साल के अंदर अंदर आप क्या प्रिंसिपल को वापस कर दो? कैपिटल गुड्स।
लेकिन हो सकता है कोई रियल जेन्युइन रीजन हो जॉब वर्कर की, मान लो तबीयत अचानक से खराब हो गई, वो काम नहीं परफॉर्म कर पाए, उनका 2-3 महीने ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर उसके बाद उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया 6 मंथ का, 6 मंथ के वो बेड रेस्ट पे चले गए, फिर वो काम पर वापस लौटे, उन्होंने देखा अरे ये तो 1 साल कंप्लीट होने वाला है, अब तो मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर सकता, और परफॉर्म करके गुड्स वापस नहीं भेजे तो ये तो सप्लाई बन जाएगा और मेरे प्रिंसिपल को जीएसटी भरना पड़ जाएगा। तो लॉ मेकर बोलता है अगर कोई एक्चुअल में जेन्युइन रीजन होगा तो जो जीएसटी कमिश्नर होंगे वो ये जो 1 साल और जो 3 साल का टाइम पीरियड है इसको एक्सटेंड कर देंगे। और मैक्सिमम कितना एक्सटेंड करेंगे? इनपुट्स के केस में आपको फर्दर 1 साल और मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स के केस में आपको फर्दर 2 साल का पीरियड और मिल जाएगा। ठीक है जी मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ो और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मैसर्स एक्स लिमिटेड हैज सप्लाइड इनपुट्स टू जॉब वर्कर मिस्टर वाई लिमिटेड ऑन 25 अगस्त 2017। कि देखो ये थे एक प्रिंसिपल और ये थे जॉब वर्कर, ये थे एक प्रिंसिपल और ये थे जॉब वर्कर। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो गुड्स दिए हैं वो कब दिए? 25 अगस्त 2017 को दिए हैं। दीज इनपुट्स नॉट रिसीव्ड बैक टिल 24 अगस्त 2018। ये गुड्स कब तक वापस आ जाने चाहिए थे? 1 साल के अंदर अंदर आ जाने चाहिए थे, यानी कि 24 अगस्त 2018 तक वापस आ जाने चाहिए थे। जी बिल्कुल। आफ्टर प्रोसेसिंग फाइंड द कॉन्सिक्वेंसेज इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में क्या होगा बताइए आप सब, कि जो गुड्स हैं वो 1 साल में वापस आ जाने चाहिए थे अगर वो इनपुट्स हैं, अगर वो 1 साल में वापस नहीं आते तो क्या होता है? मैम अगर 1 साल में वो वापस नहीं आते तो जो प्रिंसिपल है उन पर जीएसटी लग जाएगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लग जाएगा। Principal will require to pay tax on supply of inputs. He will pay tax along with interest of 1 year. उनको 1 साल का इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल, कोई जॉबर मिस्टर एक्स लिमिटेड कोई सेलर है, सप्लाई कैपिटल गुड्स ऑन 20 अगस्त डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में सेलर की एंट्री हो गई, ये है अपने जॉब वर्कर, ये है अपने प्रिंसिपल। सेलर ने डायरेक्टली गुड्स भेजा 20 अगस्त को, किसको भेजा? जॉब वर्कर को भेजा। एंड सेम रिसीव 25 अगस्त, इन्होंने 20 अगस्त को भेजा, लेकिन जॉब वर्कर को रिसीव कब हुआ? 25 अगस्त को रिसीव हुआ बाय द जॉब वर्कर बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर जेड। मतलब कि जो प्रिंसिपल थे उनके बेसिस पर जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हो गया है 25 तारीख को। ये क्या है? दीज कैपिटल गुड्स, ये कोई कैपिटल गुड्स है, ये कैपिटल गुड्स 24 अगस्त 2020, यानी कि 25 अगस्त को गुड्स रिसीव हुआ। जब बिल टू शिप टू मॉडल होता है तो फिर हम कहाँ से 3 साल गिनते हैं? जिस दिन गुड्स रिसीव होता है, यानी कि 25 अगस्त 2017 में अगर मैं 3 साल ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 24 अगस्त 2020। 24 अगस्त 2020 तक ये जो गुड्स थे ये गुड्स वापस आ जाने चाहिए किसके पास? प्रिंसिपल के पास। लेकिन अगर ये गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस नहीं आए तो क्या होगा मैम? होगा क्या? कुछ नहीं, प्रिंसिपल को ना बैक डेट से जाके 3 साल का तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 3 साल का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और जीएसटी का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली घटना जो है, ये वाली घटना अब सप्लाई बन जाएगी। चलिए थोड़ी सी और जॉब वर्क प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ी सी जॉब वर्क से रिलेटेड एस्पेक्ट्स आ रही हैं, बट ये मैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। कुछ चीज़ें न्यू आएंगी जो कि हम इसमें देख लेंगे। Procedural aspects. Certain facility with certain conditions are offered in relation to job work, some which are as under. क्या क्या aspects आपको इसमें दिखेंगे? सुनिए। A registered person जो कि कोई प्रिंसिपल है can send input or capital goods under intimation and subject to certain condition without payment of tax to a job worker and from there to another job worker, and after completion of job work bring back
such goods without payment of tax. The principal is not required to reverse the ITC availed on input or capital goods dispatched to job worker. देखो हुआ क्या, ये बोल रहे हैं कि ये कौन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने गुड्स किसको भेजा था, जॉब वर्कर को भेजा था। तो प्रिंसिपल ने जब गुड्स परचेज किया था उसका ITC ले लिया था कि नहीं, जी मैम ले लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रिंसिपल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहा है, सिर्फ इतनी सी बात पर क्या ये अपने ITC को रिवर्स कर देगा? नो नो मैम, ये अभी ITC को रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर गुड्स 1 साल और 3 साल में वापस नहीं आते तो फिर इसको ITC रिवर्स करना पड़ जाता है, और रिवर्स करने के लिए ये बैक डेट में जाके GST का पैसा भरता है और विद इंटरेस्ट भरता है। आप देखो, ये जो P थे, इन्होंने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे, जॉब वर्कर ने आगे किसी जॉब वर्कर को भेज दिए, इस जॉब वर्कर ने आगे किसी जॉब वर्कर को भेज दिए। हो सकता है ना कि जैसे मान लो कोई ब्रांड नेम लगवाना था तो कुछ डिजाइनिंग ये करता हो, कुछ ये करता हो, कुछ ये करता हो, डजेंट मैटर, ये आगे कितने भी जॉब वर्कर के पास चला जाए, लेकिन बस विद इन 1 ईयर और 3 ईयर यहाँ पर प्रिंसिपल के पास वापस आ जाना चाहिए। B, principal can send input or capital goods directly to the job worker without bringing them to his premises। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, बिल टू शिप टू मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली इसको जॉब वर्कर के पास भिजवा देंगे सेलर से, तब भी प्रिंसिपल को तो ITC मिल जाता था। फ्लो चार्ट दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी मैम आ रहा है, वही तो दिमाग में घुसा हुआ है हमारे। C, however, inputs or capital goods sent to a job worker are required to be returned to the principal within 1 year and 3 years from the date of sending such goods to the job worker। ये वाली बात आप सबको आती है। Next, after processing of goods, the job worker may clear the goods to another job worker for further processing। हो सकता है ना एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भेज दे, हो सकता है dispatch the goods to any place of business of the principal without payment of tax। obviously वो भेज सकता है। remove the goods on payment of tax within India और without payment of tax export or India in fulfillment of condition। ये क्या बोल रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया था। प्रिंसिपल ने गुड्स किसको भेजा था, जॉब वर्कर को। क्यों भेजा था, फर्दर एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए। अब जॉब वर्क ने फर्दर एक्टिविटी गुड्स पर परफॉर्म कर दी, तो या तो जॉब वर्कर चाहे तो प्रिंसिपल को गुड्स वापस भेज सकता है, या फिर प्रिंसिपल के बिहाफ पर इन गुड्स को सेल कर सकता है। और जब सेल करेगा तो हो सकता है ये विद इन इंडिया कर दे या फिर ये एक्सपोर्ट कर दे। अगर विद इन इंडिया करेगा तब भी टैक्स की पेमेंट होगी, प्रिंसिपल टैक्स भरेगा, सब कुछ कांड प्रिंसिपल के नाम पर होगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करता है तो फिर 0 रेट लग जाता है। ठीक है मैम, ये बात तो हमको पता है। The facility of supply of goods by the principal to the third party directly from the premises of the job worker on the payment of tax in India and likewise with or without payment of tax। ये सारी वही बातें कि अगर इन इंडिया में कर रहे हो तो फिर टैक्स की पेमेंट होगी, और टैक्स की पेमेंट कौन करेगा, जिसने क्रेडिट अवेल किया था। क्रेडिट किसने अवेल किया था, प्रिंसिपल ने अवेल किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट। In case the job worker is registered person under GST, even declaring the premises of job worker as additional place of business is not required. Before supply of goods, the job worker principal would require to intimate the jurisdictional officer contain the detail of description of inputs intended to be sent by principal and nature of processing to be carried out by the job worker। ये क्या बोलना चाहते हैं मैम, ये चीज हमको इस वाले पैराग्राफ की प्लीज एक बार जरा समझा दीजिए। ये चीज मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई थी, अब इसको हम समझेंगे। चलो यहाँ पर इस चीज को समझो, ये चीज आपने पहले नहीं समझी थी कि ये क्या है। ये जो प्रिंसिपल थे ये जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे थे, जी मैम भेज रहे थे। हो सकता है ये जो जॉब वर्कर हो GST में ये रजिस्टर्ड हो सकता है ये GST में अनरजिस्टर्ड हो। जी बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता, ये GST में रजिस्टर्ड भी हो सकता है, GST में अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो जब ये गुड्स का सेल करेगा या फिर गुड्स का ये एक्सपोर्ट करेगा तो लॉ मेकर बोल रहे हैं अगर ये अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में करेगा ना, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में, तो ऐसा माना जाएगा प्रिंसिपल को ऐसा करना पड़ेगा कि जब प्रिंसिपल ने अपना GST का रजिस्ट्रेशन लिया था तो उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जॉब वर्कर का नाम, जॉब वर्कर का बिजनेस प्लेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इनवॉइसेस वगैरह बनेंगे तो इनका बिलिंग एड्रेस वगैरह जाएगा।
तो बेसिकली क्या होगा कि प्रिंसिपल को रजिस्ट्रेशन लेते टाइम पर जॉब वर्कर का नाम दिखाना पड़ेगा। कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? जॉब वर्कर का जो बिजनेस प्लेस है उसको अपने यानी कि प्रिंसिपल के जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर जॉब वर्कर के प्लेस से ही आप गुड्स को डायरेक्टली डिस्पैच कर दो। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो जॉब वर्कर का जो प्लेस है उसको पहले अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको बनाना होगा। ठीक है मैम, ये तो जस्ट एक नॉर्मल सी बात थी, हमको अब याद रहेगी। फिर इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा था कि जो भी प्रिंसिपल ने गुड सप्लाई किए हैं जॉब वर्कर को, किस लिए सप्लाई किए हैं? उनकी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई किए हैं। तो ये बात जुडिक्शनल ऑफिसर को बतानी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट्स बताना पड़ेगा कि बताइए आपको कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कराना था, आपने जॉब वर्कर को गुड्स क्यों भेजा है, कब भेजा है, कौन सी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करानी है। Thus, the said intimation shall also contain the details of the job worker। जब प्रिंसिपल कमिश्नर को बता रहे हैं कि हमने जॉब वर्कर को ये गुड्स भेजे, इनकी डिस्क्रिप्शन ये थी, इस वाली प्रोसेसिंग के लिए भेजे, तो आपको ये भी बताना होगा कि आपका जॉब वर्कर कहाँ रहता है, कैसा है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। इफ एनी द इनपुट और कैपिटल गुड्स शैल बी सेंड टू द जॉब वर्कर अंडर अ कवर ऑफ चलान। और ये आपको पता था कि जो गुड्स भेजा जाएगा किसके द्वारा? जॉब वर्कर, प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर को वो अंडर अ चलान भेजा जाता है। द चलान शैल बी इशूड इवन फॉर इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। ये यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इनवॉइस चैप्टर में रूल 10 होता है, उस रूल में ये चीज़ बताई गई है कि चलान कैसे बनता है, चलान पे क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं। चलिए अब एक लास्ट प्रोविज़न बचा है, इसको पढ़ लीजिए। हालांकि अभी आपको आता है बट पढ़ना है। इसके बाद छोटी छोटी एक दो बातें और हैं, फिर ये आज का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे IST, वो भी CA इंटरमीडिएट्स वालों को नहीं करना है। वेस्ट क्लियरिंग प्रोविज़न, इसमें क्या होता है कि जो जॉब वर्कर होता है उसके पास काफ़ी सारा वेस्ट बच जाता है। अब वो वेस्ट को, स्क्रैप को सेल करेगा, तो जब स्क्रैप को सेल करेगा तो उस पर GST का पैसा गवर्नमेंट को कौन भरेगा? तो इस पर मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि अगर जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड है तो वो खुद भरेंगे, लेकिन अगर जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल भरेंगे जॉब वर्कर के बिहाफ पर। एज पर सेक्शन नंबर 143(5), ये बात भी सेक्शन नंबर 143(5) में लिखी है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ एट द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर मे बी सप्लाइड डायरेक्टली बाय द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स, और प्रिंसिपल में क्लियर सच वेस्ट इन केस ऑफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। इतनी बात तो मैम हमको पता है, आपने जस्ट अभी बोली कि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो खुद ही अपने GST का क्लियरेंस करेंगे, लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उस केस में प्रिंसिपल अपने उनके GST का क्लियरेंस करेंगे। ये पढ़ लो, हालांकि अब तो ये अपडेट्स बहुत पुरानी हो गई है। इन केस ऑफ, अब आपको ये सब आता है, इन केस ऑफ गुड्स, फिर भी पढ़ो क्योंकि बीच बीच में नया नया पॉइंट आ रहा है, तो बैठ जाओ, जाना मत। इन केस ऑफ गुड्स सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, द चलान में इशूड आइदर बाय द प्रिंसिपल और जॉब वर्कर सेंडिंग द गुड्स टू अनदर जॉब वर्कर। देखो क्या हुआ कि जो जॉब वर्कर प्रिंसिपल से गुड्स किस पर गया? जॉब वर्कर से पर। तो जब प्रिंसिपल ने गुड्स जॉब वर्कर को भेजा तो अंडर अ चलान भेजा होगा या नहीं? जी बिल्कुल भेजा होगा। लेकिन जॉब वर्कर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी अनदर जॉब वर्कर पर भेज रहा है, तो ये वाली मूवमेंट का चलान कौन बनाएगा? तो प्रिंसिपल भी बना सकते हैं और जॉब वर्कर भी बना सकते हैं। Where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal, कि जो गुड्स हैं वो सेंड किए गए एक जॉब वर्कर के द्वारा अनदर जॉब वर्कर के पास और रिटर्न टू द प्रिंसिपल, द चलान इशूड बाय द प्रिंसिपल मे बी एंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयर इन द क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, सच एंडोर्स्ड चलान में फर्दर एंडोर्स्ड बाय अनदर जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयर इन द क्वांटिटी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ये जो चलान प्रिंसिपल ने इशू किया था, जरूरी नहीं है जॉब वर्कर वाला कोई नया चलान इशू करे, ये वाला सेम चलान भी एंडोर्स किया जा सकता है, बस उसमें थोड़ा सा एडिशन कर दो, लिख दो आप कितनी क्वांटिटी दे रहे हो, क्या दे रहे हो।
Third point, the detail of challan in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker or sent from job worker to another during a quarter shall be furnished for a period। ये बात सुनो कि क्या है, ये बात थोड़ी सी काम की है, बाकी तो अभी ऐसा कुछ काम का नहीं था इन पॉइंट्स में, ये काम का है, ये समझ लो। पहले मैंने आपको बताया कि जो जॉब वर्कर थे, जो प्रिंसिपल थे, वो जॉब वर्कर को क्या भेज रहे थे मैम, गुड्स भेज रहे थे, इनपुट्स भेज रहे थे, अंडर आ चलान भेजते थे कि नहीं? जी मैम बिल्कुल अंडर आ चलान भेजते थे। फिर मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप सबको याद हो तो, कि ये जो चलान है इसका डिटेल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पर। जी आपने बिल्कुल ये बात बोली थी। तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी? उन्होंने कहा जिस क्वार्टर में आप ये कारनामा कर रहे हो, उस क्वार्टर के खत्म होने के बाद जो भी मंथ आएगा, उस मंथ की 25 तारीख तक ये जो चलान है, ये चलान आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर दिखा देना। मान लो हमने जो डिस्पैच किया था वो 1 जनवरी को किया था, तो ये वाला क्वार्टर कब खत्म होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। मैम मार्च में क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो मार्च के खत्म होने के बाद कौन सा मंथ आएगा? मैम अप्रैल का मंथ आएगा। तो 25 अप्रैल तक ये वाला चलान आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर शो कर देना। ठीक है जी मैम। ये प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, अभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां आपको बताऊंगी, फिर यहाँ पर आएंगे, अभी इस पर नहीं जाते। हालांकि सिंपल सी बात है, एक बार खुद रीड करना चाहो तो कर लेना, पर मैं इसको लॉजिकली समझाऊंगी पहले प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में, तभी यहाँ पर पढ़ाऊंगी। टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के बता दी है, पर अब आप सब जानते हो तो इसको बिल्कुल कट लगा दो। इसमें सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट क्या होता है। एक टाइम लिमिट आपने पढ़ी 1 साल वाली, एक टाइम लिमिट पढ़ी 3 साल वाली। ये 1 साल वाली टाइम लिमिट को आप एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर 1 साल से, और 3 साल वाली को आप एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर, बताओ कितने साल से? मैम 2 साल से। ये हमने बीच में पढ़ लिया था, मैंने रूल्स को भी वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया था बीच बीच में। प्लस एक टाइम लिमिट आपने क्या पढ़ी कि जो रिटर्न चलान जो आपको दिखाना पड़ता है रिटर्न में, वो कब तक दिखाना पड़ता है? क्वार्टर एंड होने के बाद जो भी मंथ आएगा उस मंथ की 25 तारीख तक। ठीक है जी मैम, यही बात आपने बताई थी। क्या मैम इस वाले 25 तारीख के टाइम पीरियड को कमिश्नर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, अगर कोई रीजनेबल रीजन होगा तो वो एक्सटेंड कर देगा। तो बात सिर्फ इतनी सी थी। अब ये जॉब वर्कर का टॉपिक आज हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, और प्लीज़ 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 मैं फिर से बोल रही हूँ, एक एक चैप्टर को उठाते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और अपना CMA के स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल को साथ लेके बैठ जाना। जो मेरा टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी CMA के एग्जाम्पल्स हैं कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सोच लो आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन जो आपके दोस्त हैं, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो कर रहे हैं, मेरे पे डाउट्स आते हैं, मुझे इमेजेस क्लिक कर करके वो भेजते हैं कि मैम इसको बताओ, तो आप भी कीजिए और आप भी अपने डाउट्स पूछिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे, बट 50% स्टूडेंट्स ने अपना CMA का एग्जाम्पल करना शुरू कर दिया है। तो आप क्यों उनसे पीछे रह रहे हो रेस में? जानते हो ना ये एक रेस है, जो चलता जा रहा है वही एकदम फ्लैग को टच कर जाएगा, जो पीछे छूट गया वो पीछे छूट जाएगा। तो प्लीज़ अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ते रहिए। धीरे धीरे ही पढ़ाई होती है, एक दिन में कोई नहीं पढ़ सकता, पर एक दिन में आप 6 से 7 घंटा धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आराम से एक दिन आप पूरा का पूरा सिलेबस अपने कवर में ले आओगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एग्जाम्पल बहुत मैंडेटरी हैं, सभी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और मेरे से डाउट्स पूछने हैं। ये क्लास अच्छे से घर जाके रिवाइज की, क्लास तो अब आपने कर ली, इसके बाद इस टॉपिक को रिवाइज करना। इससे रिलेटेड तो खैर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, 1-2 मिले होंगे, मैंने यही डिस्कस कर लिए। चलिए चले जाइए आप सब, बाय, टेक केयर।